नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। साथ के साथ चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में जो है वो हमारे पास में इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। कुल मिला के जो भी हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उस टॉपिक की जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन या हम कहें डेप्थ नॉलेज जो है वो गेन करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे वो हमारे पास में अप्लाइड क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम जो है वो सही करें, वो क्वेश्चन हमारे पास में गलत ना हो। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 298 नंबर की क्लास दैट इज कॉल्ड सिरोसिस ऑफ लीवर। ये जो हमने क्लास सेलेक्ट की है, आपको पता ही है कि दो रास्ते होते हैं हमारे पास में, एक आपके कमेंट बॉक्स, सेकंड होता है हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। तो ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है सिरोसिस ऑफ लीवर, ये हमने सेलेक्ट किया है जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट थी वहां से सेलेक्ट किया है, और इसको हम जो है वो आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे और इसके बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में किस प्रकार के और कैसे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दिया है, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे वो हमारे पास में नोट सेट का हो, चाहे वो हमारे पास में पीजीआई का हो, रेलवे का हो, डीएसएसबी का हो, कोई भी अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि सिरोसिस ऑफ लीवर से जो है वो हमारे पास में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। चाहे वो हमारे पास में इसका मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे ईटियोलॉजी से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से हो, हमारे पास में सिरोसिस ऑफ लीवर से जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को जो है वो इतना अच्छे तरीके से पढ़ ले कि क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए उसको हम जो है वो सही करके आते हैं। तो चलते हैं आगे, हर एक चीज को जो है वो ध्यान से पढ़ते हैं, और फिर भी ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई जो है वो लाइन आएगी कि इसमें से तो 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो लिख देता हूं। हालांकि टॉपिक अगर हमने सेलेक्ट किया है तो वैसे ही जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। चले, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन की। बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक तो जो है वो जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि अपने ट्रेनिंग के टाइम पे जब आपने बीएससी जीएनएम या जो भी डिग्री की है तो कभी ना कभी इसके बारे में जो है वो जरूर जिक्र हुआ है। और ये जो है वो हमारे पास में इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की एग्जाम दी है तो उसके अंदर भी है आया होगा। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो जो है वो आपको पता ही होगा। बाकी मोटा मोटी मैं बताऊं तो इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास में लीवर की जो है वो एक क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, लगातार बढ़ता रहता है, और ये इरिवर्सिबल कंडीशन में आने के बाद में क्या होता है कि लीवर अपने आप में चेंजेज कर देता है मतलब इस लीवर की जो सेल्स है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है। पहले पहले जो है वो हमारे पास में जो लीवर सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, फिर वो लीवर सेल्स अपने आप को फाइब्रोसिस में कन्वर्ट करेगा, और फिर छोटे छोटे जो है वो नोड्यूल्स बन जाएंगे, और लीवर जो है हमारे पास में डैमेज हो जाएगा, और हो सकता है फिर कार्सिनो की कंडीशन भी जो है वो आ जाए। लीवर हमारे पास में एक ऐसा ऑर्गन है जो काफी जो है वो महत्वपूर्ण है। हालांकि सारे ऑर्गन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं बात करूं जैसे कुछ कुछ मोटी चीजों की बात करूं, कि लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब छिपकली को झाड़ू मारते हैं तो छिपकली की पूंछ जो है वो हट जाती है या टूट के अलग हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो छिपकली अपनी पूंछ को जो है वापस बना लेती है, मतलब वापस से रीजनरेट कर लेती है। तो जितने भी हमारे पास में ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लंग्स हो, लीवर हो, उसमें लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट करने की कोशिश करता है। हाँ, बट रीजनरेशन की कैपेसिटी उतनी नहीं होती जितनी छिपकली में है, कि पूरा जो है वो लीवर ही अगर डैमेज हो जाएगा तो पूरा लीवर बना देगा, नहीं। उसका मान लो 10% पार्ट डैमेज हो गया, तो आप अगर सही तरीके से दवाई लोगे, देन सही तरीके से जो है वो आप मेंटेन डाइट को करोगे, तो वो 10% पार्ट जो है वो रिकवर हो जाता है। कुल मिला के ये अपने आप को जो है वो रीजनरेशन की कैपेसिटी रखता है, इसलिए लीवर जो है वो खास होता है। और मैं तो कहता हूँ इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी अगर सभी ऑर्गन्स में आती तो बहुत अच्छा था, कोई भी ऑर्गन डैमेज हुआ नया बन जाता, लेकिन ये चीज नहीं है, भगवान ने जो बना दिया वो बना दिया। सेकेंड चीज, जितने भी हमारे पास में
ऑर्गन है, चाहे कोई सा भी ऑर्गन ले लो, इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन लीवर जितना काम करता ना उतना कोई नहीं करता। मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं करता। ब्रेन भी जो है वो कुछ काम करता है, किडनी भी काम करती है अपना, देन लंग्स भी अपना काम करते हैं, हार्ट भी अपना काम करते हैं, लेकिन लीवर जो है वो अपना काम करता है, इतने काम कोई भी नहीं करता। अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो फंक्शन ऑफ लीवर की बात करूं तो 27 फंक्शन जो है वो लीवर करता है। अब सोचिए, जैसे हमारे पास में हार्ट जो है वो पंपिंग का काम करता है, कुछ टाइम पे जो है वो हमारे पास में हार्मोन्स भी रिलीज कर देता है, ऐसे किडनी बहुत सारे काम करती है, एसिड बेस बैलेंस, ब्लड का जो है वो फिल्ट्रेशन करना, देन बीपी को रेगुलेशन करना, बहुत सारी चीजें, ड्रग्स को बाहर निकालना, लेकिन इतने काम नहीं करती। वो भी 6-7 काम कर लेती है, ज्यादा से 10 कर लेगी, लेकिन लीवर हमारे पास में अगर मैं काउंट करूं तो 27 फंक्शन करते हैं। अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो पूरी क्लास इसी में खत्म हो जाएगी। बाकी लीवर हर काम करता है, और जिस पर्सन का अगर लीवर ओके है ना तो उसको सब चीजें ओके ही मान के चलिए। तो उसमें हमारे पास में क्या होता है, कोई भी चीज की वजह से, अब बेसिकली तो जो है वो सिरोसिस ऑफ लीवर या लीवर डैमेज जो है वो अल्कोहल की वजह से होता है। बेसिकली मेजोरिटी रूप में 70% केसेज में जो है वो लीवर जो डैमेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की वजह से होता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हेपेटाइटिस वायरस है या और भी वायरस है, इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से भी लीवर डैमेज होता है। तो ये धीरे धीरे ऐसे सडनली डैमेज नहीं होता। सबसे पहले जो लीवर हो उसके अंदर जो हिपेटोसाइट है उसमें उनका डिस्ट्रक्शन चालू होता है। डिस्ट्रक्शन चालू होने के बाद जो है वो फाइब्रोसिस की कंडीशन में हो जाएगा, मतलब स्कारिंग हो जाएगा। स्कारिंग जो है वो फिर आगे आगे अगर ठीक नहीं किया गया तो वो फिर सीरोसिस की कंडीशन में बदल जाएगा। सीरोसिस वो कंडीशन है जिसमें लीवर सेल्स जो है वो अब धीरे धीरे लीवर जो है वो डैमेज होने लग जाता है। अगर सीरोसिस को भी ठीक नहीं किया गया तो फिर वो कार्सिनोमा या हम कहें कि कैंसर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है चलती है जिसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन से लेते हैं। पहले हमने बेसिक इसकी जो है वो इंट्रोडक्शन या इसकी मोटा मोटी चीज जो है वो हमने देख ली है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास में, सिरोसिस ऑफ लीवर इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल लीवर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल लीवर सेल्स दैट इज कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। नॉर्मल सेल्स लीवर की जो सेल्स है उनको हेपेटोसाइट्स बोला जाता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल लीवर सेल्स मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल हेपेटोसाइट्स। फाइब्रोसिस मीन्स स्कैरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स दैट इज कॉल्ड सिरोसिस एंड लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटिक आर्किटेक्चर एंड इंपेयर्ड लीवर फंक्शन। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। होता क्या है, डेफिनेशन क्या होगी कि सिरोसिस ऑफ लीवर वो क्या है, क्रोनिक। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म। ऐसे एक दिन के अंदर जो है वो हमारे पास में लीवर जो है वो डैमेज नहीं होता है, एक दिन में नहीं होगा कि आज हमने जो है वो ड्रिंक की या आज अल्कोहल पिया हमारा लीवर डैमेज होगा। लगातार 2 साल 5 साल 10 साल करोगे। अब कितनी आप इसकी जो है वो पेशेंस की क्षमता देख सकते हो कि इतने साल के बाद जो है वो हमारे पास में सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर जो है वो एक क्रोनिक कंडीशन है। प्रोग्रेसिव मतलब आगे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पहले फर्स्ट क्लास पास करते हैं, फिर सेकंड क्लास पास करते हैं, फिर थर्ड क्लास पास करते हैं, फोर्थ, इस तरीके से। तो ये स्टेप बाय स्टेप मतलब प्रोग्रेसिव है। एंड इरिवर्सिबल लीवर डिजीज है जो कि करेक्टराइज, इरिवर्सिबल मतलब वापस से अगर डैमेज हो जाता है तो कुछ कंडीशन तो अगर ठीक कर लिया आपने सिचुएशन तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है वो हमारे पास में एक बार डिस्ट्रक्शन या कंप्लीटली डैमेज होएगा तो फिर वापस नहीं होगा। तो सिरोसिस ऑफ लीवर जो है वो हमारे पास में क्रोनिक मतलब लंबे समय से, प्रोग्रेसिव मतलब स्तर दर स्तर या लगातार, इरिवर्सिबल लीवर डिजीज है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल लीवर सेल। सबसे पहले जब हमारे पास में कोई भी चीज आती है, हम अल्कोहल लेते हैं या कोई भी इन्फ्लामेशन हुआ, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास में लीवर सेल जो है वो डैमेज होती है, और लीवर सेल्स को नाम दिया गया हेपेटोसाइट। ठीक है, हिपेटो का मतलब हो गया हमारे पास में लीवर और साइट का मतलब हो गया सेल्स। तो ये हो गया हमारे पास में लीवर सेल्स बोलो या हेपेटोसाइट्स बोल दो। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल लीवर सेल्स दैट इज कॉल्ड हेपेटोसाइट्स एंड उसके बाद में फाइब्रोसिस मतलब स्कार फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में हेपेटोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएंगे। स्कार फॉर्मेशन के बाद में फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स। रीजनरेट, देखो फाइब्रोसिस कंडीशन में भी लीवर अपने आप को वापस से रीजनरेट कर लेता है। जब हमारे पास में लीवर सेल्स या हम कहें कि हेपेटोसाइट सेल्स का डैमेज होता है तो भी उसको रिकवर कर लेता है।
लेकिन उसके बाद रीजनरेटिव नोड्यूल्स बन जाएंगे। रीजनरेटिव नोड्यूल्स का मतलब उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो नोड्यूल्स बन जाएंगे, और वो नोड्यूल्स जो है वो इस तरीके के बन जाएंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर आप कुछ करो, देखो इस तरीके से, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे नोड्यूल्स बन गए। लो मैं अलग कलर से बना रहा हूं, ये देख रहे हो छोटी छोटी जो है वो ट्यूब बन गई, ये नोड्यूल्स है। तो नोड्यूल्स बनने के बाद लीवर वापस से जो है वो बैक नहीं आता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल सेल से आ जाएगा, फाइब्रोसिस की कंडीशन से भी आ जाएगा। लेकिन हमारे पास में रीजनरेटिव नोड्यूल्स को भी हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है। मतलब जब नोड्यूल बन जाते हैं इसी को सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से लीडिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन हेपेटिक आर्टिकुलेटर एंड इंपेयर्ड लीवर फंक्शन। जब हमारे पास में रीजनरेटिव नोड्यूल्स बन जाएंगे तो जिसकी वजह से इंपेयर्ड लीवर फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड लीवर फंक्शन हो जाएगा, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। अगर यहां तक भी आपने उसको ट्रीट नहीं किया या यहां तक भी जो है वो ठीक नहीं हुआ, फिर कार्सिनोमा की कंडीशन में चला जाएगा, मतलब कैंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप यहां पे दे रखे। ये हमारे पास में बिल्कुल हेल्दी लीवर है, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है। यहां पे हमारे पास में फाइब्रोसिस चालू हो गया, ठीक है, ये देख रहे हो, ये फाइब्रोसिस। देन उसके बाद छोटे छोटे नोड्यूल्स बनना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो हमारे पास में छोटे छोटे नोड्यूल्स बनना चालू हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिरोसिस। और अगर यहाँ पे भी ठीक नहीं किया गया तो फिर कंडीशन आ जाती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा की। क्लियर, इसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कि सिरोसिस ऑफ लीवर जो है वो क्यों होता है, क्या एटियोलॉजी है। तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक लीवर डैमेज। बहुत ज्यादा दारू पीने से, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से आपको पता ही है कि लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज दैट इज कॉल्ड क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज इन ए लीडिंग कोज। क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज जो है वो हमारे पास में लीडिंग कोज के अंदर आता है। समझ में आ गया कि लगातार अगर अल्कोहल का कंजप्शन करोगे तो सिरोसिस ऑफ लीवर होने की संभावना हो जाती है, और ये सबसे टॉप मोस्ट जो है वो लीडिंग कोज में आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वायरल हेपेटाइटिस। ऑलरेडी हेपेटाइटिस जो है वो हमने सॉरी ऑलरेडी हमने हेपेटाइटिस बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखे हैं। तो हमारे पास में जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ये हेपेटाइटिस होते हैं। तो इसमें स्पेशली जो हेपेटाइटिस बी है, सी है और डी है, इसके इन्फेक्शन की वजह से वायरल हेपेटाइटिस तो यही है, लेकिन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी जो है वो हमारे पास में सिरोसिस ऑफ लीवर करता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो सिरोसिस ऑफ लीवर नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। मतलब बिना अल्कोहल के जो है वो हमारे पास में लीवर डिजीज कैसे होती है, ठीक है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज ये बहुत कम संख्या में देखने को मिलती है, और ये होती है बेसिकली ड्यू टू ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हाइपरलिपिडेमिया। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा मोटा है, ओबेसिटी की कंडीशन है, या फिर डायबिटीज की कंडीशन है, या हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन है, उसमें ये चीज जो है वो देखने को मिलती है। और ऑलरेडी मैं कई बार कह चुका हूं कि ओबेसिटी तो जो है वो सारी बीमारियों की जो है वो जड़ होती है। नेक्स्ट आता हमारे पास में बाइलरी सिरोसिस। बाइलरी नाम से पता चला, बाइलरी मतलब जो हमारे पास में हेपेटिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। अभी देखेंगे हम स्ट्रक्चर में, आपको बेसिकली पता ही है कि ये जैसे हमारे पास में लीवर होता है, ठीक है, और लीवर से जो है वो दो डक्ट निकलती है, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों आपस में मिलकर सिस्टिक डक्ट से मिलती है, जो कि गोल ब्लेडर से अटैच होती है, फिर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। तो अगर हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो जो लीवर से बाइल निकला और जो फिर हमारे पास में जो है वो गोल ब्लेडर में स्टोर था, वो बाइल जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। तो सारा का सारा एक तरीके से बाइल जो है वो हमारे पास में लीवर का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। हालांकि वो हमारे पास में काम के लिए चीज होती है, लेकिन वो बाइल जो हो फिर इकट्ठा होता रहेगा, और वो बाइल इकट्ठा रहेगा तो बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट की वजह से वो लीवर सेल्स को जो है वो डैमेज कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कि ये जैसे मान के चलिए, मैं थोड़ा सा और क्लियर जो है वो पिक्चर बना देता हूं ताकि आपको जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ये हमारे पास में लीवर सेल से मैं छोटा बनाऊंगा ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। ये हमारे पास में लीवर, तो ये हमारे पास में दो डक्ट है, राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट आपस में मिलकर जो है वो सिस्टिक डक्ट से जुड़ गई। ये हमारे पास में गोल ब्लेडर है, ये सिस्टिक डक्ट से जुड़ गई और फिर ये कॉमन बाइल डक्ट बना दी। ये हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट, ये हमारे पास में सिस्टिक डक्ट,
और ये हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो आगे जो हमारे पास में बाइल है वो नहीं जा पाएगा, या ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बाइल डक्ट का, तो फिर वो सीधा सीधा इंपैक्ट किस पे डालेंगे दोस्तों, लीवर पे डालेंगे, और सीधा सीधा लीवर पे इंपैक्ट डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। अब ये दो तरीके का होता है, प्राइमरी बाइल कोलियंजाइटिस एंड सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस। अब देखो प्राइमरी बाइलरी कोलेंजाइटिस, प्राइमरी बाइलरी कोलेंजाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। कोलेंजाइटिस हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं कोलेंजाइटिस। ठीक है, तो अगर हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये बेसिकली जो है वो ऑटो इम्यून होता है, तो उसकी वजह से भी लीवर सिरोसिस हो जाता है। सेकेंडरी आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, अगर उस कॉमन बाइल डक्ट में हमारे पास में क्या जाता है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ये तो है इन्फ्लामेशन और ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। कुल मिला के हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट है, ये वाला पोर्शन है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, इसके अंदर या तो इन्फ्लामेशन हो जाए या इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसकी वजह से बाइल जो है वो आगे जा पा नहीं पाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएगी और लीवर जो है वो डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कार्डियक सिरोसिस। कार्डियक सिरोसिस मतलब इन द सेंस कि हार्ट की वजह से जो हो हमारे पास में लीवर डैमेज हो जाए। अब हार्ट की वजह से लीवर डैमेज कैसे हो जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल होता है दोस्तों, हार्ट फेलियर की जब मैंने क्लास ली थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से जो हो, हालांकि अलग अलग डेप जो हो मैंने बताया था, तो एक क्लासिफिकेशन मैंने बताया था साइडेड के आधार पर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। वैसे अपर हार्ट फेलियर, लोअर हार्ट फेलियर भी पढ़ाया था, जिसमें अपर हार्ट फेलियर में दोनों एट्रियम फेलियर हो जाते हैं, लोअर साइड हार्ट फेलियर में हमारे पास में जो हो लोअर जो हो वेंट्रिकल फेल होते हैं। ऐसे एक्यूट और क्रोनिक भी बताया था। ऐसे मैंने एक क्लासिफिकेशन बताया अकॉर्डिंग टू साइडेड, मतलब राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड फेलियर की बात करें तो जैसे ये हमारे पास में हार्ट है और ये इसके चार चेंबर हो गए, ये हमारे पास में राइट साइड आ गया और ये हमारे पास में लेफ्ट साइडेड आ गया। तो जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, वहां पे आपको पता ही होगा दोस्तों, राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो सारा का सारा ब्लड जो है वो हमारे पास में बॉडी से आता है। तो अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा तो वो सीधा सीधा जो है वो किस पे जो है वो लोड डालेगा, वो हमारे पास में लोड डालेगा लीवर के ऊपर, और लीवर जो है वो उसमें सिरोसिस हो जाएगा। यानी कि कार्डियक सिरोसिस के अंदर क्या होता है, कार्डियक सिरोसिस के अंदर होता है हमारे पास में ड्यू टू क्रोनिक राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो फिर लीवर सिरोसिस हो जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ राइट साइडेड हार्ट फेलियर में होता है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जो है वो लीवर सिरोसिस नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हो गई इसकी एटियोलॉजी। आई थिंक सारी चीज जो है वो समझ गए होंगे। फटाफट जो है मैं इसको रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि जब तक एटियोलॉजी सारी क्लियर नहीं होगी आप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एटियोलॉजी में हमारे पास में पहली चीज आ गई, पहला आ गया क्रोनिक लीवर डिजीज। क्रोनिक लीवर डिजीज का मतलब हो गया हमारे पास में कि क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज की वजह से हमारे पास में लीवर डैमेज होगा, ये हो गया अल्कोहल लीवर डैमेज। सेकंड, वायरल हेपेटाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। और वो इन्फ्लामेशन अगर वायरस की वजह से हो तो वो आ जाता है हमारे पास में वायरल हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस बी, सी, डी की वजह से हमारे पास में जो है वो लीवर सिरोसिस हो सकता है। थर्ड आ जाता है हमारे पास में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, मतलब बिना अल्कोहल की वजह से जो हो हमारे पास में सिरोसिस ऑफ लीवर कैसे हो सकता है। तो अगर डायबिटीज हो, हाइपरलिपिडमिया हो, हाइपरलिपिडमिया का मतलब हो गया है कि ब्लड के अंदर लिपिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो भी हमारे पास में जो है वो सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बाइलरी सिरोसिस। बाइलरी सिरोसिस इन द सेंस कि लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमन बाइल डक्ट में या तो इन्फ्लामेशन हो जाए या उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो लीवर सिरोसिस हो जाए। क्यों हो जाता है वो मैंने आपको बता दिया था। और लास्ट आता है कार्डियक सिरोसिस। कार्डियक सिरोसिस मतलब राइट साइडेड अगर हार्ट फेलियर हो जाएगा तो वो लीवर पे लोड पड़ेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा और लीवर सिरोसिस हो जाएगा। ये इसकी एटियोलॉजी हो गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक कॉजेज। मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक कॉजेज इन द सेंस जैसे हीमोक्रोमेटोसिस, दैट इज कॉल्ड आयरन ओवरलोड हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर आयरन की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सीधा सीधा हमारे लीवर को जो है वो डैमेज करती है। नेक्स्ट, विल्सन डिजीज, मतलब कॉपर अक्यूमुलेशन। अगर हमारे पास में बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर कॉपर का जो है वो एक्यूमुलेशन होता है, इसको हम बोलते हैं विल्सन डिजीज। ध्यान रखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा विल्सन डिजीज को भी हमें बहुत जो है वो डिटेल में बताऊंगा।
कॉपर एक्युमुलेशन होता है। ये कॉपर एक्युमुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है हमारे पास में लीवर सिरोसिस होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ड्रग एंड टॉक्सिसिटी। कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जो कि लीवर को डैमेज करती है, जैसे मिथोट्रेक्स है, आइसोनियाजाइड है। आपने देखा होगा जो भी ड्रग्स आती है, कोई सी भी उठा के देख लो, जितने भी हमारे पास में जो ड्रग्स है ना, वो बेसिकली दो ऑर्गन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, एक लीवर को और एक किडनी को। क्योंकि बेसिकली मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है? लीवर करता है, और एक्सक्रीशन का काम कौन करता है? किडनी करती है। तो आपने कभी उस ड्रग्स के ऊपर देखना, वहां पे सीधा सीधा लिखा होता है इट इज हिपेटोटॉक्सिक या इट इज नेफ्रोटॉक्सिक। तो ये बेसिकली जो है वो ज्यादा सब जो भी ड्रग्स हम लेते हैं, जो भी हम दवाई खाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा डैमेज यही होते हैं। और आपने देखा होगा, एक सिंपल दवाई का नाम बता रहा हूं, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो लीवर के लिए बड़ी डेंजरस होती है। जितनी कॉमन ड्रग्स है उतना ही जो है वो लीवर को उसको जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में टाइम लगता है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स और ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिकली जो है हमारे पास में सिरोसिस ऑफ लीवर करवाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्रिप्टोजेनिक। क्रिप्टोजेनिक मींस इन द सेंस कोज अननोन, जैसे कि ऑफन रिलेटेड टू नैश, दैट इज कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। मतलब ऐसी चीजें जिसे हमें एग्जैक्ट जो है वो चीज का पता ही नहीं होता। तो ये जो है वो हमारे पास में आ गया, जिसकी वजह से जो है वो लीवर सिरोसिस होता है। क्लियर है? वन बाय वन करके आई थिंक सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी कि एक्चुअल में जो है वो होता क्या है। भाई आपने सारी चीजें की, तो इन सब चीजों में जो है वो हमारे पास में होता क्या है, इस चीज को ले लेते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में आ गया सबसे पहले इंजुरी और इंजुरी टू हेपेटोसाइटिस फ्रॉम अल्कोहल, वायरस, टॉक्सिन। यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, या वायरस अंदर चला गया, या टॉक्सिन अंदर चला गया, या कोई भी ड्रग्स की वजह से जो है वो हमारे पास में हेपेटोसाइट्स डैमेज होने लग जाएंगे। हेपेटोसाइट क्या होते हैं? लीवर सेल। लीवर सेल जो है वो हमारे पास में डैमेज होने लग जाएंगे। इंजरी टू हेपेटोसाइट, कोई भी आपने ऐसी चीज ली, अल्कोहल, वायरस, कोई भी चीज गई जिसकी वजह से हमारे पास में जो लीवर है उसकी सेल्स जो है वो डैमेज होने लग जाएगी। डैमेज होने के बाद क्या होगा? वहां पे इन्फ्लामेशन चालू हो जाएगा, मतलब नेक्रोसिस ऑफ लीवर सेल्स। इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो धीरे धीरे वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और टिश्यू जो है वो मरना चालू हो जाएंगे। ब्लड सप्लाई कम ना भी हो तो भी हमारे पास में जो ब्लड सेल्स, जो टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड लीवर सेल्स है, वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएंगे। राइट? डैमेज होने लग जाएंगे तो वहां पे फाइब्रोसिस फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब फाइब्रस की जो है वो एक लेयर आने लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड सेटेलाइट सेल्स आर एक्टिवेटेड एंड कोलेजन डिपोजिशन स्कार टिश्यू। उसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास में जो लीवर सेल्स है वो नेक्रोसिस में चलेगी, लीवर सेल जो है वो हमारे पास में किस में चलेगी? नेक्रोसिस में, मींस डैमेज होने लगी। अब ये डैमेज होने लग जाएगी, उसकी वजह से वो क्या करती है, जो स्टेलेट सेल्स है वो एक्टिवेटेड हो जाती है, ये लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो हमारे पास में स्टेलेट सेल्स है, वो जो हमारे पास में कोलेजन फाइबर्स है उनको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करती है, और ये बेसिकली कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से होता है। उसको लगता है कि हमारी कोशिकाएं जो है वो डैमेज हो रही है, तो कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाने के लिए एक लेयर का सा निर्माण कर लेती है, मतलब कोलेजन फाइबर को जो है वो एक जगह इकट्ठा करने लग जाती है। और ये कोलेजन फाइबर ही जो है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्कार टिश्यू कहलाते हैं, मतलब फाइब्रोसिस फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? यहां तक स्टेप समझ में आ गई? फिर से रिपीट करूं, अगर कोई भी इंफेक्शन हुआ, वायरल इंफेक्शन हुआ, या अल्कोहल ज्यादा ले लिया, या कोई ड्रग्स ऐसी ले ली जिससे हमारे पास में जो लीवर सेल्स है वो धीरे धीरे क्या होती है? इंजरी होना चालू होती है। इंजरी होने के बाद वहां पे जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो धीरे धीरे मरना चालू हो जाएगी, मतलब नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस हो जाएगा तो जो सेटेलाइट सेल्स है वो एक्टिवेटेड हो जाएगी, वो कोलेजन फाइबर्स को या कोलेजन को एक जगह इकट्ठा करना चालू कर देगी। उसकी वजह से स्कार टिश्यू हो जाएगा, जिसको हम फाइबर्स फॉर्मेशन कहते हैं। फाइबर्स फॉर्मेशन के बाद में रीजनरेशन होता है, मतलब हमारे हिपेटोसाइट जो हो यहां तक कोशिश करती है उसको ठीक करने की, मतलब सर्वाइविंग हिपेटोसाइट प्रोलिफरेट फॉर्मिंग नोड्यूल्स। देन डिस्ट्रैक्शन ऑफ लीवर आर्टिकुलेट। ठीक है, हमारे पास में जो है वो लीवर आर्टिकुलेट, मतलब उसकी जो संरचना है वो धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है, एंड ब्लड फ्लो थ्रू द लीवर इज ऑब्स्ट्रक्टेड। उसके बाद जो ब्लड सप्लाई वाली ब्लड वेसल्स है वो भी डैमेज होने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप हो जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के अंदर जो है वो हमारे पास में
हाइपरटेंशन मैंने बताया था, तो दोस्तों मैंने हाइपरटेंशन, जनरल हाइपरटेंशन भी बताया था, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी बताया था, पोर्टल हाइपरटेंशन भी बताया था। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो हमारे पास में पोर्टल वेन है उसके अंदर हमारे पास में बीपी बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। अब पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, इंपेयर्ड लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन जो है वो इंपेयर्ड हो जाते हैं। अब लीवर फंक्शन कौन कौन से है, लीवर तो बहुत सारे काम करता है, मेटाबॉलिक का भी काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, ये सारे काम लीवर करता है। सिंथेसिस, बहुत सारी चीज़ों का जो है वो सिंथेसिस करता है, जैसे हमारे पास में विटामिन का जो है वो उनका स्टोर का भी काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये सारी चीज़ें। एंड डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी ड्रग्स का जो भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, नोट ड्रग्स का, हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, इन सब का डिटॉक्सिफिकेशन भी जो है वो लीवर करता है। तो मेटाबॉलिक फंक्शन इंपेयर्ड हो जाएगा, सिंथेटिक फंक्शन इंपेयर्ड हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन इंपेयर्ड हो जाएगा, स्टोरेज फंक्शन इंपेयर्ड हो जाएगा, सारे फंक्शन जो है वो इंपेयर्ड हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में टाइप ऑफ सिरोसिस या टाइप ऑफ लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस के टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और ये 4 कैटेगरी जो है बेसिकली इसके कोजेज के आधार पे, मतलब किसकी वजह से जो है वो हमारे पास में सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा था, तो इसके आधार पे, मतलब कोजेज के आधार पे सिरोसिस ऑफ लीवर को डिवाइड किया गया है। और ये बेसिकली हमारे पास में 4 प्रकार का होता है। कौन सा? सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों एल्कोहलिक, दैट इज कॉल्ड नेलिस। ये हमारे पास में जो हो एल्कोहलिक मतलब किसकी वजह से होता है, क्रोनिक एल्कोहल इंटेक। और जितना भी हमारे पास में सिरोसिस ऑफ लीवर होता है उसमें मैक्सिमम जो है वो हमारे पास में एल्कोहलिक ही प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी को भी लीवर सिरोसिस होता है तो डॉक्टर फिजिशियन का पहला क्वेश्चन ये होता है कि शराब पीते थे, कितने सालों से पी रहे थे, ये चीज। तो पहला आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एल्कोहलिक। ये क्रोनिक एल्कोहल इंटेक की वजह से होता है। इसके अंदर क्या होता है, फैटी इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा और धीरे धीरे नोड्यूल बन जाएंगे, जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट नेक्रोटिक। पोस्ट नेक्रोटिक का मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास में हिपेटोसाइट सेल जो है वो डैमेज हो जाएगी तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने के बाद धीरे धीरे उनका जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पोस्ट नेक्रोटिक। ये होता है बेसिकली हेपेटाइटिस या टॉक्सिन्स की वजह से। हेपेटाइटिस की वजह से जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस बी, सी, डी, इसकी वजह से। और टॉक्सिन्स कोई भी हो सकता है, जो हम ड्रग्स ले रहे हैं वो भी हो सकता है, या ऐसा कोई पॉइजनस कंडीशन वो भी हो सकता है। मतलब किसी भी चीज से हमारे पास में लीवर की जो सेल्स है वो मर रही है, उसको हम कहते हैं पोस्ट नेक्रोटिक। और ये ब्रॉड बैंड ऑफ स्कार टिश्यू, ठीक है, इसके अंदर स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि स्कार फॉर्मेशन चालू हो जाता है। नेक्स्ट आता है बाइलरी। बाइलरी किसकी वजह से, नाम से पता चला, जो हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट है या जो बाइलरी है उसके अंदर या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या हमारे पास में उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है। क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन समझ में तो आ रहा है। जहां तक हम पूरी चीज मैंने आपको बताई थी कॉमन बाइल डक्ट, वो दोबारा से नहीं बताएंगे क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस और जॉइंडिस जो है वो देखने को मिलेगा। जॉइंडिस क्यों देखने को मिलेगा आपको पता ही है, क्योंकि जो हमारे पास में बिलिरुबिन है, जो अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन है, लीवर उसको कॉन्जुकेटेड में बदल देता है। लीवर जब उसको कॉन्जुकेटेड में बदल देता है तो वो आसानी से हमारी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बाइल तो अब ऑब्स्ट्रक्ट है, बाइल ऑब्स्ट्रक्ट है तो जॉइंडिस जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड कार्डियक। कार्डियक आपको पता ही है, दैट इज कॉल्ड राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो फिर हमारे पास में कंजेशन हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा और सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ सिरोसिस। कौन कौन सा, एल्कोहलिक, पोस्ट नेक्रोटिक, बाइलरी एंड कार्डियक। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। लीवर सिरोसिस के जो है वो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो इसको हम अर्ली स्टेज के अंदर और देखेंगे, कंपनसेट में। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि जैसे लीवर के सेल्स जो है वो डैमेज होने की कोशिश करती है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लीवर अपने आप को जो है वो वापस से रिकवर करने की कोशिश करता है। ये होता है अर्ली स्टेज, दैट इज कॉल्ड कंपनसेट की कंडीशन, यानी कि लीवर अपने आप को जो है वो कंपनसेट करता है। लेट स्टेज में हमारे पास में कंपनसेट नहीं होता है क्योंकि फिर तो जो है वो हमारे पास में काफी देर हो चुकी होती है। तो कंपनसेट स्टेज में जो है वो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो दोस्तों फटिग देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म, वो सारी चीजें जो है वो अफेक्ट हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइटी एंड वेट लॉस,
वेट लॉस देखने को मिलेगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट नोजिया एंड डिस्पेप्सिया जो है वो देखने को मिलेगा एंड इनलार्ज फ्राइम लीवर यानी कि हिपेटोमेगली यानी कि लीवर की साइज जो है बढ़ जाती है। ठीक है, मेगेली जिसके पीछे भी आता है दैट इज कॉल्ड इनलार्ज। जैसे हिपेटोमेगेली, हिपेटो मतलब लीवर, लीवर की साइज बढ़ जाती है हिपेटोमेगेली, स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है उसको बोलते हैं स्प्लेनोमेगेली, राइट। एंड माइल्ड एब्डोमिनल पेन, हल्का हल्का जो है वो पेट दर्द होगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें अर्ली स्टेज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेट स्टेज। लेट स्टेज में क्या क्या देखने को मिलता है, और बेसिकली मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो भी हमारे पास में मरीज आते हैं वो लेट स्टेज में आते हैं। क्यों? शुरू में तो उनको लगता है कि हाँ ऐसे ही हल्का फुल्का दर्द हो रहा होगा, ऐसे ही है, और दारू पीने वाले को कहाँ जो है वो खाने का होश रहता है। ठीक है, तो लेट स्टेज में बात करते हैं, ये होता है हमारे पास में डीकम्पनसेट, यानी कि इसमें जो है वो फिर लीवर कंपनसेट नहीं कर पाता है। अर्ली स्टेज में कर लेता है लेकिन बाद में नहीं करता। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, तो सबसे पहले दोस्तों जॉइंडिस देखने को मिलेगा, येलो स्किन, स्क्लेरा का कलर जो है वो येलो हो जाएगा, नेल बर्ड्स है वो येलो हो जाएंगे। तो ये चीज, और ऑलरेडी जॉइंडिस जो हो मैंने बुलेट सीरीज के अंदर भी जो है वो करवा रखा है, वहां पे आप देख सकते हो। और जॉइंडिस दोनों प्रकार के, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों प्रकार के जॉइंडिस मैंने करवा रखे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में असाइटिस की कंडीशन आ जाएगी। असाइटिस मतलब फ्लूइड इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर जो है वो फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, अभी इमेज भी मैं आपको दिखा दूंगा, असाइटिस की शायद इमेज होगी मेरे पास में, ये देखो, ये हमारे पास में असाइटिस। तो मैनेजमेंट में हम यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे असाइटिस आपको पता ही है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां पे हमारे पास में फ्लूइड भर जाता है, इसको हम कहते हैं असाइटिस। क्लियर है, पेट में पानी भरना जिसको हम कहते हैं। और लीवर फेलियर के कंडीशन में या सिरोसिस ऑफ लीवर में वो जो है वो उस पानी को निकलवाता रहता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास में एडिमा देखने को मिलता है, और एडिमा भी कौन सा दोस्तों, एंकल स्वेलिंग जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एंड स्पाइडर एंजियोमास, स्पाइडर एंजियोमास क्या होता है कि ब्लड वेसल्स हमारे पास में इतनी इनलार्ज हो जाती है कि वो हमें बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसी दिखाई देती है। कई बार देखा होगा असाइटिस की कंडीशन में पेट फूल के इतना बड़ा बाहर हो जाता है, इसके ऊपर ब्लड का जाल, ब्लड वेसल्स का जाल जो है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमा। क्लियर है, मतलब जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, जो वेन है, वो बिल्कुल जो है वो चारों तरफ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है, इसको बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमा, मींस स्पाइडरली ब्लड वेसल्स ऑन स्किन। नेक्स्ट आता है पाल्मर एरिथमा। पाल्मर एरिथमा मतलब हमारे पास में जो पाम है वहां पे रेडनेस हो जाएगी, जैसे बिल्कुल हाथ जो है वो लाल हो जाएंगे, जैसे किसी का खून करके आए, रेड पाम हो जाएगी। एंड साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया आपको पता ही है, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है वो अगर मेल के अंदर हो जाए इसको बोलते हैं गायनोकोमेस्टिया। एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी जो है वो हमें देखने को मिलेगी ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हमारे पास में बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हमारे पास में बढ़ जाएगा तो गायनोकोमेस्टिया एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी देखने को मिलेगी। इमेज बेस पे भी आपको गायनोकोमेस्टिया से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेल के अंदर ब्रेस्ट फीमेल की तरह दिखने लग जाए वो होगी गायनोकोमेस्टिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोर्टल हाइपरटेंशन सिम्टम्स। देन उसके बाद आपको पता ही है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन के हमें क्या क्या जो है वो साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहली चीज आ गई स्प्लेनोमेगेली। तो दोस्तों जिसके पीछे भी मेगेली आ जाए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इनलार्जमेंट, और स्प्लेनोमेगेली का मतलब हो गया हमारे पास में स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि स्प्लीन इनलार्जमेंट जो है वो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं स्प्लेनोमेगेली। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में इसोफेजियल वर्सेज। इसोफेजियल वर्सेज क्या होता है, अभी इमेज में आपको दिखा दूंगा। इसमें क्या होता है हमारे पास में कि जो लीवर स्टोमक के जस्ट ऊपर हमारे पास में लोअर इसोफेजियल सेगमेंट है, यानी कि इस तरीके से ये हमारे पास में इसोफेगस है, ये हमारे पास में स्टोमक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होती है, ये बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाती है, और कभी कभी जो है वो रप्चर भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से वोमिटिंग जब होती है तो ब्लड जो है वो वोमिटिंग में हमें दिखाई देगा। क्लियर है, जैसे हेमोरॉइड्स में हो जाती है ठीक वैसे। तो इसोफेजियल वर्सेज जो है वो हमारे पास में ये होती है, अभी पूरी जो है वो मैं इमेज दिखाऊंगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी। तो जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, इसोफेजियल वर्सेज हमें देखने को मिलेगी। तो इसोफेजियल वर्सेज होता है मतलब हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस क्यों, क्योंकि ये ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाती है, तो इससे ब्लड बाहर आने लग जाता है। एंड हेमोरॉइड्स
वो होंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास में एनसिफेलोपैथी। एनसिफेलोपैथी के ऊपर भी जो हो मैं दोस्तों क्लास बनाने वाला हूं, ठीक है। एनसिफेलोपैथी होती है दैट इज कॉल्ड हमारे पास में जो ब्रेन की सेल्स है वो डैमेज होने लग जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। एनसिफेलोपैथी क्या होती है? एनसिफेलोपैथी होती है ब्रेन सेल्स है, क्या होती है दोस्तों? जो हमारे पास में ब्रेन सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एनसेफेलोपैथी। अब आप कहोगे कि सर हम पढ़ तो लीवर रहे हैं, फिर वहां पे ब्रेन मतलब एनसेफेलोपैथी कैसे आ गई? तो दोस्तों होता क्या है कि एनसेफेलोपैथी कई प्रकार की होती है, जैसे हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। तो हिपेटिक एनसेफेलोपैथी में क्या होता है कि लीवर बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट है, और स्पेशली बहुत सारे जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें हैं, इसमें एक स्पेशल चीज आती है अमोनिया। अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। वो अमोनिया क्या करती है, अगर हमारी ब्लड में ऐसे सर्कुलेट होती है तो लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब लीवर तो हो गया डैमेज। अब लीवर डैमेज हो गया तो इसकी वजह से क्या होता है, वो अमोनिया हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है। अब और कहीं ऑर्गन पे तो वो जाके ज्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन वो सीधा ब्रेन में, और ब्रेन में आपको पता है BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, उसको क्रॉस करके ब्रेन में चली जाती है, जिसकी वजह से जो है वो कंफ्यूजन, कोमा, ठीक है, क्लाइंट कंफ्यूजन में रहता है, कोमा में चला जाता है ड्यू टू इंक्रीज अमोनिया, और इसको हम कहते हैं हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। एक होता है हमारे पास में बैक्टीरियल एनसेफेलोपैथी या नॉर्मल एनसेफेलोपैथी, एक होता है हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। तो ये हिपेटिक एनसेफेलोपैथी है, जब अमोनिया हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाएगी वो सीधा ब्रेन पे अटैक करेगी, ब्रेन की जो सेल्स है उसको डैमेज कर देगी। इसलिए लीवर ऑफ सिरोसिस वाला जो है वो कोमा में, डिसकन्फ्यूजन में रहता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोएटिस। प्रोएटिस होता है ईचिंग, और ये ईचिंग जो है वो क्यों होती है? जब हमारे पास में लीवर सिरोसिस हो गया। अब देखो दो कंडीशन हो गई, लीवर सिरोसिस हो गया तो बाइल साल्ट जो है वो वैसे बढ़ जाएंगे, या फिर मान लो हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि जो बाइल साल्ट है वो बाइल के माध्यम से जो है वो इंटेस्टाइन में छोड़े जाते हैं। अब लीवर ने तो वो बना दिया, बाइल बना दिया, आगे भेज दिया, लेकिन आगे नलिका ही ऑब्स्ट्रक्ट है, तो बाइल साल्ट की वजह से जो है वो हमारी स्किन पे इचिंग हो जाती है, और क्लाइंट जो है वो ऐसे खुजाता रहता है, बंदर की तरह जो है वो हमेशा खुजाता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ब्लीडिंग टेंडेंसी ड्यू टू क्लोटिंग फैक्टर। आपको पता ही है कि जो क्लोटिंग फैक्टर है वो हमारे पास में मेन रोल जो है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो हमारे पास में लीवर में, इवन विटामिन के भी जो है वो लीवर में रहता है। तो ये जो है क्लोटिंग फैक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, इसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी, थोड़ा सा भी कहीं कट लगेगा तो उसकी वजह से हमारे पास में जो है वो ब्लड नहीं रुकेगा। ये हो गया लेट साइन। तभी तो मैंने कहा था लीवर सिरोसिस जो है वो बहुत बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीजें जो है वो हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अगर लीवर सिरोसिस को आपने ठीक नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन भी इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि काम ही जब इतने सारे करता है लीवर तो कॉम्प्लिकेशन भी होंगे। तो कॉम्प्लिकेशन में हम वन बाय वन करके ले लेते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन है पोर्टल हाइपरटेंशन, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आपको पता ही है कि जब हमारे पास में लीवर सिरोसिस होता है तो वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है तो ब्लड सप्लाई जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो पोर्टल वेन के अंदर हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज ब्लड हो जाता है, यानी कि जो पोर्टल है, ठीक है, पोर्टल वेन है उसके अंदर जो है वो बीपी बढ़ जाता है, या इसके अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, जिसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। और इस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है दोस्तों, वर्सिज हो जाता है, मतलब इसोफेजियल, गैस्ट्रिक या रेक्टल जो हीमोरॉइड्स होते हैं वहां पे भी इंपैक्ट डालता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग जगह पे जाके है, तो देखो कहाँ कहाँ पे इंपैक्ट डाल रहा है। ये हमारे पास में पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ दिख रहा है, तो ये सीधा सीधा इंपैक्ट डाला यहाँ पे, पहली चीज जिसको बोलते हैं इसोफेजियल वर्सिज। सेकेंड, ये हमारे पास में गैस्ट्रिक के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज इंक्रीज कर देता है। और थर्ड जो हमारे पास में हीमोरॉइड्स है, समझ रहे हो, ये आप देख रहे हो हीमोरॉइड्स वहां पे भी करता है, जिसको हम वर्सेज बोलते हैं। वर्सेज का मतलब सिंपली अगर आपको मैं बताऊं कि वेन जो है वो डायलेट हो जाती है, और डायलेट होने के बाद धीरे धीरे रप्चर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसको बोलते हैं वर्सेज। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्प्लेनोमेगेली। स्प्लेनोमेगेली आपको पता ही है, स्प्लीन की साइज जो है बढ़ जाती है, एंड एसाइटिस जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन आ गया हमारे पास में पोर्टल हाइपरटेंशन। सेकेंड आता है हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था।
कैसे? एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर क्या करता है, बेसिकली उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब लीवर हो गया डैमेज, तो अमोनिया को बदलेगा नहीं, वो अमोनिया सीधा ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाएगी और सीधा ब्रेन की जो सेल्स है उसको डैमेज कर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, जिसकी वजह से अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, कोमा होता है। क्लियर? थर्ड आ जाता है असाइटिस एंड एडिमा। ऑफ कोर्स हमारे पास में जो प्रोटीन है, और स्पेशली कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन, और ऑन्कोटिक प्रेशर को जो मेंटेन करने वाली प्रोटीन है, उसका जो है वो हमारे पास में इम्बैलेंस हो जाता है, और बॉडी में क्या होगा दोस्तों? एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर आपको मोटा मोटी पता है तो एडिमा मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवाया है। आप सभी लोगों को ये लगता है कि हर चीज के लिए सर ये कहते हैं कि बुलेट सीरीज के अंदर करवा रहा है। दोस्तों 300 टॉपिक हो गए हैं, तो कुछ तो मैंने करवाई होगा। तो एडिमा के अंदर जो है मैंने आपको स्पेशली बताया होगा कि ये जैसे हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, और ये हमारे पास में जो है वो टिश्यू है। तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास में दो प्रेशर काम करते हैं, एक ऑनकोटिक प्रेशर होता है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो उसको मेंटेन करता है हमारे पास में लीवर, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है हमारे पास में एल्बुमिन। ठीक है? और इस एल्बुमिन को, हमारे ऑनकोटिक प्रेशर अगर हमारे पास में इंक्रीज होगा तो ये फ्लूइड को खींचेगा। समझ में आ रहा है? और अगर ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो फ्लूइड जो है वो लीक करेगा। क्लियर? और ये एल्बुमिन को कंट्रोल कौन करता है? लीवर। अब क्या होता है, जब लीवर डैमेज होता है तो एल्बुमिन कम हो जाता है। एल्बुमिन कम हो जाए तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्लूइड जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है? देखा होगा कि जब सीवियर एडिमा होता है तब हम क्या करते हैं? एल्बुमिन देते हैं। क्यों? एल्बुमिन देंगे, ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वो फ्लूइड को खींच लेगा, और ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड जो है वो लीक आउट करेगा। समझ में आ गया? तो असाइटिस और एडिमा होता है, क्यों होता है? ड्यू टू हाइपोएल्बुमिया। समझ में आ गया? यहां पे आ गया ना, हाइपोएल्बुमिनिया। हाइपोएल्बुमिनिया का मतलब हो गया डिक्रीज एल्बुमिन लेवल। सिंपली अगर हम बात करें तो हाइपोएल्बुमिया का मतलब हो गया डिक्रीज एल्बुमिन लेवल। अब एल्बुमिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फ्लूइड जो है वो लीक आउट करेगा। क्या करेगा? फ्लूइड लीक आउट करेगा। समझ में आ गया यहां तक? तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास में पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, एडिमा होगा, असाइटिस होगा। ये हमारे पास में तीसरी कॉम्प्लिकेशन आ गई। क्लियर? चौथी कॉम्प्लिकेशन आती है हमारे पास में हिपेटोरीनल सिंड्रोम। हिपेटोरीनल सिंड्रोम क्या होता है? हिपेटोरीनल सिंड्रोम में आ गया कि हमारे पास में रीनल ब्लड सप्लाई जो है वो अल्टर्ड हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मतलब फंक्शनल रीनल फेलियर हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो। क्यों रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा? अब आप बताइए। रीनल ब्लड फ्लो जो है हमारे पास में रिड्यूस इसलिए होगा क्योंकि क्या हो गया? पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया तो ब्लड जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहां एक्यूमुलेट हो गया? वेन के अंदर। वेन के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया तो आगे जो है वो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, या जिसको हम कहें लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो नहीं जा पाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा पाएगा तो फिर अरोटा के अंदर नहीं जा पाएगा, और अरोटा के अंदर नहीं जा पाएगा तो फिर रीनल ब्लड में कैसे फ्लो हो पाएगा? ठीक है? तो इसकी वजह से हमारे पास में रीनल फेलियर भी होता है, और वो रीनल फेलियर क्यों? वो होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कोगुलियोपैथी। आपको भी पता है कि जितने भी हमारे पास में जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, विटामिन के है, इन सब का सिंथेसिस जो हो बेसिकली कहाँ पे होता है दोस्तों? लीवर के अंदर होता है। अब लीवर जो हो गया डैमेज तो इसकी वजह से हमारे पास में जो है वो कोगुलेशन प्रोसेस जो हो नहीं पाएगी और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब थोड़ा सा भी कहीं कट लगा देन ब्लड जो है वो रुकेगा ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो जाता है क्योंकि इम्यूनिटी भी जो है हमारे पास में वीक हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसको हम लीवर कैंसर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन आती थी हमारे पास में फाइब्रोसिस, देन सेकंड कंडीशन आई हमारे पास में सिरोसिस ऑफ लीवर। अगर वहां तक भी ठीक नहीं किया गया तो फिर कंडीशन आ जाती है हमारे पास में लीवर कार्सिनोमा की डैमेज की। वो मैंने आपको शुरू में भी जो है वो चार्ट बता दिया था। ये देखो, ये चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, देखो पहले फाइब्रोसिस, देन सिरोसिस, देन कार्सिनोमा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। हर चीज को याद रखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से लीवर सिरोसिस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। बाकी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि कौन सी चीज जो है वो
क्यों होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे जो है वो आप पता लगाओगे कि लीवर सिरोसिस जो है वो हो चुका है। तो बेसिकली हमारे पास में बहुत सारे डायग्नोसिस हम करते हैं जिससे लगभग आइडिया मिलता है, लेकिन बायोप्सी से हमारे पास में कंफर्मेशन होता है। तो वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किया दोस्तों, ब्लड टेस्ट करवाए, और ब्लड टेस्ट में हम करवाते हैं दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट। क्या करवाएंगे दोस्तों, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में हम बेसिकली जो है वो बिलिरुबिन चेक करते हैं। तो बिलिरुबिन हमें क्या मिलेगा दोस्तों, बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो है वो बिलिरुबिन, अब बिलिरुबिन की अगर हम बात करें तो कौन सा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, अनकॉन्जुकेटेड या कॉन्जुकेटेड, ऑफ कोर्स अनकॉन्जुकेटेड मिलेगा, क्योंकि लीवर सेल तो डैमेज हो चुकी है। अब लीवर सेल डैमेज हो चुकी है तो यहाँ पे सिर्फ बिलिरुबिन की बात की गई है, तो बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, और वो भी अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में एएसटी एएलपी ये सारे के सारे जो है वो इंक्रीज मिलेंगे। एएसटी एएलपी फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जॉइंडिस के अंदर मैंने बहुत बार इसको जो है वो बता रखा है, एस्पिरेट ट्रांसमिनेज एलानाइन ट्रांसमिनेज मैंने बता रखा है, ठीक है। बाकी आप एग्जैक्ट बताइए। एल्बुमिन डिक्रीज होगा, एल्बुमिन डिक्रीज होगा तभी तो हमारे पास में एडिमा हुआ, क्योंकि हाइपो एल्बुमिनिया हो रहा है। हाइपो एल्बुमिनिया मतलब एल्बुमिन लेवल जो है वो डिक्रीज है, एंड टोटल प्रोटीन भी डिक्रीज होगी। अगर कोई चीज, अब देखो टोटल प्रोटीन किससे निकलती है, टोटल प्रोटीन निकलती है हमारे पास में एल्बुमिन से, एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन, क्या निकलती है, एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन से निकलती है। अब एल्बुमिन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑफ कोर्स टोटल प्रोटीन की भी जो है वो डेफिशिएंसी होगी। तो एल्बुमिन की डेफिशिएंसी है, टोटल प्रोटीन की डेफिशिएंसी, एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। वो किसकी वजह से, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो ये सारे के सारे इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास में क्लोटिंग फैक्टर्स है वो सब सारे कहाँ के सिंथेसिस हो जाते हैं, लीवर के अंदर। अब लीवर हो गया डैमेज, तो ये सारी चीजें, और सीरम अमोनिया बढ़ जाएगा। जो सीरम अमोनिया बढ़ गया तभी तो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हुआ, क्लियर। तो ये चीजें, एंड सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, जिसके अंदर हम एनीमिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये सारी चीजें देखते हैं। वायरल मार्कर करवाते हैं, जिससे हम हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का जो है वो डिटेक्शन करते हैं। तो ये सारे टेस्ट जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बहुत बड़ी डिजीज है, ध्यान रखना। तो ये सारे टेस्ट भी जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में इमेजिंग, ठीक है। पहली चीज तो आपने कर ली ब्लड टेस्ट, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इमेजिंग। इमेजिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, इमेजिंग में हम जो है वो यूएसजी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं दोस्तों, लीवर साइज देखते हैं, उसके अंदर कोई नोड्यूल वगैरह किस तरीके से वो सारी चीजें देखते हैं, असाइटिस की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। यूएसजी करवाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि लीवर साइज बढ़ा हुआ नहीं है, हिपेटोमेगेली है या नहीं है, देन नोड्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं है, असाइटिस प्रेजेंट है या नहीं है, वो सारे के सारे हम यूएसजी के द्वारा देख लेते हैं। नेक्स्ट सीटी एमआरआई करवाते हैं, उससे हमारे पास में आइडिया मिलता है स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड ट्यूमर, लीवर के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, या लीवर के अंदर कोई स्ट्रक्चर चेंजेस तो नहीं है, वो सारी चीजें। और फाइब्रो स्कैन करवाते हैं, आजकल काफी ज्यादा जो है वो चलन में है। फैटी लीवर जो है वो देखा जाता है, लीवर की स्टिफनेस देखी जाती है, इसमें के अंदर ग्रेड दी जाती है, ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, इसके अंदर जो है वो ग्रेड दी जाती है, ठीक है, ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से ग्रेड दी जाती है। जितनी हमारे पास में कम ग्रेड होगी उतना ही जो है वो ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गया हमारे पास में फाइब्रो स्कैन, ये जो है वो यूएसजी की तरह ही किया जाता है, नॉन जो है वो नॉन इन्वेजिव है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड लीवर बायोप्सी। जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ब्लड टेस्ट ये सब चीजें तो करते हैं, बट कंफर्मेटिव टेस्ट किसके द्वारा होता है हमारे पास में, लीवर बायोप्सी के द्वारा होता है। लीवर बायोप्सी भी जो है वो मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है, कि नीडल की सहायता से हम कैसे जो है वो लीवर से सैंपल लेते हैं, और प्री ऑपरेटिव में हम जो है वो कौन सी पोजीशन देते हैं, आफ्टर बायोप्सी क्या देते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां पे करवा रखी है। अगर किसी को याद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, पोस्ट बायोप्सी हम कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो लीवर बायोप्सी जो है हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, कंफर्म लीवर सिरोसिस एंड आइडेंटिफाई कोजेज। इससे हमारे पास में कंफर्म हो जाता है कि लीवर सिरोसिस जो है वो है या नहीं है, और है तो किसकी वजह से है।
क्लियर। तो कन्फर्म सिरोसिस एंड आइडेंटिफाई कोजेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, एंडोस्कोपी के द्वारा जो हम डिटेक्ट इसोफेजियल वर्सेस देखते हैं ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से इसोफेजियल वर्सेस तो नहीं हो चुका है, देखो इस तरीके से मैंने कहा था ना, मैं इमेज आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया हमारे पास में वर्सेस। वर्सेस होता है हमारे पास में जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है और फिर रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्सेस। तो इसके अंदर जो है वो इसोफेगस के अंदर, और वो भी कौन सा, लोअर सेगमेंट के अंदर। अगर आपसे पूछे कि लीवर डिजीज के अंदर या लीवर सिरोसिस के अंदर जो है वो इसोफेजियल वर्सेज होता है, वो कहां पे होता है, तो इसोफेजियल वर्सेज होता है लोअर सेगमेंट पे। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो अब तक हमने क्या चीज का डिस्कशन किया, अब तक हमने दोस्तों इंट्रोडक्शन देखा, देन उसके बाद कोजेज देखे, देन हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी, देन हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, देन हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखे जिसमें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे जिसमें अर्ली और लेट साइन देखे, देन हमने कॉम्प्लिकेशन देखे, देन हमने क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखे। क्लियर है, थोड़ा लंबा लंबा है, सारी चीजों का जो है वो टाइप है, इसलिए डिजीज भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट के बाद में हमारे पास में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, फिर हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट की बात होगी, सॉरी उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट की बात होगी, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की बात होगी, और फिर इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। हालांकि टॉपिक में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो हमारे पास में मैनेजमेंट है वो अलग अलग तरीके से आएगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से अलग आएगा, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अलग आएगा। तो फटाफट जो है वो इसको ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में आ गया हमारे पास में जनरल मेजर्स। जनरल मेजर्स मतलब यहाँ पे हम मेडिकल सर्जिकल की बात नहीं करें, वो तो हम सब में करेंगे करेंगे। तो जनरल मेजर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं। तो पहली चीज आ गई अवॉइड अल्कोहल कंप्लीटली, यानी कि हमें कंप्लीटली जो है वो अल्कोहल को अवॉइड कर देना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है वो लीवर डैमेज हो चुका है, अगर आप और अल्कोहल का कंजप्शन करोगे तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट अवॉइड हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स। जो भी हमारे पास में हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स है जैसे पैरासीटामोल, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, NSAID, ये सारी चीजें, तो इन सबको जो है वो हम अवॉइड करते हैं। आपको पता है ये सारी जो है वो लीवर को डैमेज करती है। नेक्स्ट आ जाता है हाई कैलोरी, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड मॉडरेट प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मॉडरेट लेते हैं, बाकी हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट जो है वो ली जाती है। ध्यान रखना एग्जाम में ये भी काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है लो सोडियम डाइट स्पेशली विद असाइटिस। असाइटिस की कंडीशन है, अगर आप सोडियम ज्यादा लोगे तो और ज्यादा जो है वो असाइटिस होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। एंड विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट में हम कौन सा देते हैं दोस्तों, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड फोलिक एसिड जो है वो दिया जाता है। तो ये जनरल मेजर्स है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। देन उसके बाद था मेडिकल मैनेजमेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हम कंडीशन के हिसाब से करेंगे। क्या क्या कंडीशन होगी, जैसे असाइटिस हो गया तो हम क्या करेंगे, देन एंसिफिलोपैथी हो गया तो हम क्या करेंगे, एडिमा हो गया तो हम क्या करेंगे। तभी तो मैंने कहा ना मैनेजमेंट थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाएगा। जितने भी कॉम्प्लिकेशन, अब लीवर काम ही इतने कर रहा है तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो मैनेजमेंट हमें करेंगे, तो लीवर का मैनेजमेंट करना बड़ा ही जो है वो टफ होता है। तो चलो कोई बात नहीं, वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। ये तो हमारे पास में जनरल मैनेजमेंट है, ये तो हम करेंगे करेंगे। जैसे क्लाइंट आया देन ये मैनेजमेंट तो हम शुरू कर देंगे। अल्कोहल को पूरी तरह से बैन करवा देंगे, जो भी ड्रग्स ले रहा था जैसे पैरासीटामोल, NSAID, उनको बंद करवा देंगे। डाइट हाई कैलोरी, हाई कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन डाइट देंगे, लो सोडियम डाइट देंगे, एंड विटामिन सप्लीमेंट देंगे लाइक बी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो हो देंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में सबसे पहले मैनेजमेंट किसका करेंगे दोस्तों, असाइटिस का। असाइटिस क्या होता है, असाइटिस आपको पता ही होता, असाइटिस होता है हमारे पास में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए, इसको हम कहते हैं दोस्तों असाइटिस। पता ही होगा पेट के अंदर जो कहते हैं पानी भर गया, वो होता है असाइटिस। तो असाइटिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले सोडियम रिस्ट्रिक्शन। आपको पता ही है सोडियम जो है वो कम लेंगे, क्योंकि सोडियम की क्वांटिटी अगर हम बढ़ा देते हैं तो फिर असाइटिस और हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन भी और हो जाएगा। तो वो हमारे पास में नॉर्मल आपको पता ही है सोडियम हम कितना लेते हैं, लगभग 5 ग्राम जो है वो पर डे लेते हैं, लेकिन लेस देन 2 ग्राम पर डे जो है वो लिया जाता है। सोडियम को बैन कर देंगे। देन उसके बाद डायूरेटिक यूज लेते हैं, और डायूरेटिक में भी कौन सी दोस्तों, जैसे स्पेरालेक्टोन है, फ्रूसामाइड है, वो यूज लेते हैं ताकि वाटर और जो है वो हमारे पास में सोडियम बाहर निकल सके। देन पैरासिंथेसिस करते हैं।
पैरासिंथेसिस की क्लास भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। पैरासिंथेसिस होता है हमारे पास में एब्डोमिनल कैविटी से फ्लूइड को बाहर निकालना या रिमूवल ऑफ फ्लूइड को जो है वो क्या कहते हैं दोस्तों, पैरासिंथेसिस कहते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या प्री ऑपरेटिव केयर होती है, अम्बिलिकस से कितना नीचा निकालते हैं, साइड में निकालेंगे तो कितना नीचे निकालेंगे, कौन सी लोकेशन होती है, कितना लीटर मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने पैरासिंथेसिस के अंदर जो है वो करवा रखी है, आपने पढ़ रखी होगी। नेक्स्ट आता हमारे पास में एल्बुमिन इन्फ्यूजन इफ लार्ज वॉल्यूम रिमूव्ड। अगर बहुत ज्यादा आपने पैरासिंथेसिस या फ्लूइड बाहर निकाल दिया, कई कई बार तो जो है वो 4-5 लीटर फ्लूइड भी जो है वो निकाल देते हैं, तो अगर इतना फ्लूइड निकाल दिया है तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्बुमिन जो है वो इन्फ्यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो है फिर ऑनकोटिक प्रेशर भी मेंटेन करना होता है। तो इतना फ्लूइड निकालने के बाद जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्बुमिन देते हैं। हालांकि एडिमा की कंडीशन में भी हम एल्बुमिन देते हैं। तो ये तो हमारे पास में मैनेजमेंट हो गया असाइटिस का। सेकंड आ जाता है हमारे पास में पोर्टल हाइपरटेंशन एंड वेरिसेज का। आप कैसे मैनेज करोगे भाई, पोर्टल हाइपरटेंशन भी तो होता है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन एंड वेरिसेज का मैनेजमेंट कैसे करोगे। पोर्टल हाइपरटेंशन आपको पता ही है, जो पोर्टल वेन है उसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेशन होता है। वो क्यों होता है? जब हमारे पास में लीवर सेल्स डैमेज हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे पास में बंद हो जाती है, तो उसके वजह से हमारे पास में पोर्टल वेन के अंदर ब्लड बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। वेरिसेज आपको पता ही है कि जो ब्लड वेसल्स है, जैसे इसोफेगस में है, देन हमारे पास में जो है वो गैस्ट्रिक के अंदर है, देन हेमेरोइड्स मतलब सॉरी रेक्टम के अंदर है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो छोटी छोटी वेन है उनका इनलार्जमेंट हो जाता है। और जैसे ही हमारे पास में जो है वो थोड़ा सा भी कुछ हो, वॉमिटिंग होता है, ब्लड आ जाएगा, स्टूल पास करोगे ब्लड आ जाएगा। तो पोर्टल हाइपरटेंशन एंड वर्सेज का जो है वो किस तरीके से मैनेज करोगे, तो उसको हम मैनेज करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे कि प्रोपेनोलोल है टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो प्रोपेनोलोल देते हैं। क्लियर? एंड एंडोस्कोपिक लाइगेशन करते हैं या स्क्लेरोथेरेपी करते हैं फॉर वर्सेज। जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स होगी, जैसे इसोफेगस के अंदर होगी है, राइट, इसोफेगस के अंदर हो गई है, या हमारे पास में हिमोरॉइड्स के अंदर होगी है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, एंडोस्कोपी, मतलब हमारे पास में जो है वो नली डाल के इनका जो है वो लाइगेशन करते हैं, मतलब उनको छोटी छोटी बांध देते हैं, जैसे हेमोरॉइड्स में बांधते हैं, या फिर स्क्लेरोथेरेपी कर देते हैं। इसके अंदर हमारे पास में केमिकल इंट्रोड्यूस करके जो है वो इनको बर्न कर दिया जाता है एक तरीके से। एंड साथ के साथ टिप्स करते हैं। टिप्स मतलब क्या होता है, ट्रांसजगुलर इंट्राहेपेटिक प्रोस्थेटिक शंट डाल देते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पोर्टल प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? टिप्स ये देख लेते हैं। देखो यहां पे आपने देख रखा है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांसजगुलर इंट्राहेपेटिक प्रोसिस्टेमिक शंट, यानी कि जो हमारे पास में ये जो है वो हेपेटिक वेन है। क्या है? हेपेटिक वेन को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है किससे? पोर्टल वेन से। ये हमारे पास में देखो ब्लू से ले रहा हूं मैं, ये हमारे पास में होगी हेपेटिक वेन और ये हो गया हमारे पास में पोर्टल वेन। इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। इससे कनेक्शन से क्या होता है कि ये जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स के अंदर जो यहाँ पे बीपी बढ़ रहा था, जिसको हम बोल रहे थे पोर्टल हाइपरटेंशन, अब वो पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड सीधा डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। अब इसमें सीधा जो है वो इसमें चला जाएगा, तो इसकी वजह से फिर सीधा जो है वो हमारे पास में इंफीरियर वीना केवा में चला जाएगा, इंफीरियर वेना केवा से सीधा जो है वो चला जाएगा। तो ये उसको बोलते हैं टिप्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपेटिक प्रोसिस्टेमिक शंट, दैट इज कॉल्ड टिप्स। एग्जाम में फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है, याद रखना। ठीक है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, हिपेटिक वेन और जो पोर्टल वेन है इनको कम्युनिकेशन या शंट के द्वारा जो है वो जोड़ दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे जोड़ रखा है, यहाँ दोनों के बीच में एक बाईपास बना रखा है, ताकि इधर जो है वो इधर जो है इधर जो है इधर जो है वो हाइपरटेंशन ना हो। क्लियर है? जिसको मतलब टिप्स। तो ये हमारे पास में मैनेजमेंट हो गया किसका? पोर्टल हाइपरटेंशन एंड वर्सेज का। ठीक है? पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए प्रोपेनोल देते हैं। देन जो हमारे पास में वर्सेज है उसको कंट्रोल करने के लिए एंडोस्कोपिक लाइगेशन, मतलब ट्यूब डाल के जो है वो इनको बांध दे देते हैं, या फिर स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, या टिप्स करते हैं, मतलब दोनों के बीच में जो है वो हमारे पास में एक शंट लगा देते हैं ताकि पोर्टल हाइपरटेंशन ना हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। हिपेटिक एनसेफेलोपैथी के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड लैक्टुलोज देते हैं, रिड्यूस अमोनिया एब्जॉर्वेशन। लैक्टुलोज देंगे तो अमोनिया जो है वो हमारे पास में डिक्रीज जो है वो एब्जॉर्वेशन होगा और अमोनिया बॉडी से बाहर निकल जाएगी। एक आपको बहुत एग्जांपल अच्छा समझाता हूं,
लूज तो देते ही देते हैं, यानी कि सिरोसिस ऑफ लीवर का अगर कोई क्लाइंट है उसके अंदर लैक्टोलोज तो दिया ही दिया जाता है। साथ के साथ दोस्तों बाउल वॉश बहुत 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 यूं कहूं रामबाण इलाज है। अगर कोई क्लाइंट लीवर सिरोसिस से सफर कर रहा है और उसको हेपेटिक एंसेफेलोपैथी है, ठीक है, तो आप उसमें बाउल वॉश कीजिए। मैं कह रहा हूं सिर्फ आप सुबह से लेकर शाम तक हर 3-3 घंटे से बाउल वॉश कीजिए। जो सुबह में कंडीशन थी उसमें कम से कम 10 गुना सुधार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाउल वॉश तो लैक्टोलोज देते हैं, लेकिन इसमें मोर इंपोर्टेंट जो है हमारे पास में होती है बाउल वॉश। मोर इंपोर्टेंट की अगर बात करूं तो वो होती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बाउल वॉश, ध्यान रखना। ठीक है, देन उसके साथ साथ हम जो है वो रिफार्मसिम देते हैं, मतलब एंटीबायोटिक टू रिड्यूस गट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं गट बैक्टीरिया को। एंड अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड, तभी तो हमने कहा था हाई कैलोरी हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन या मॉडरेट प्रोटीन डाइट जो है वो देते हैं। तो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में हम क्या करते हैं, लैक्टोलोज या फिर रामबाण हो गया हमारे पास में बाउल वॉश। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोगुलियोपैथी। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि कोगुलेशन जो है वो सिस्टम अल्टर्ड हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारे पास में जो कोगुलेशन प्रोटीन है वो उनका सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो इसको कंट्रोल करने के हम विटामिन के इंजेक्शन देते हैं एंड FFP दैट इज कॉल्ड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगाते हैं अगर सीवियर ब्लीडिंग है तो। CLD का केस है दैट इज कॉल्ड सॉरी लीवर सिरोसिस का केस है, और अगर उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर हम FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। क्लियर है, तो इससे हमारे पास में ब्लीडिंग कंट्रोल होगी कोगुलियोपैथी। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन भी जो होता है चाहे वो कोई सा भी हो, कि हमारे पास में हेपेटिक इन्फेक्शन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी जाती है इफ बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस इज सस्पेक्टेड। अगर आपको लगता है कि बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो है वो हमारे पास में क्या देते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक देते हैं। अदरवाइज एंटी वायरल ड्रग्स भी देते हैं। एंटी वायरल ड्रग्स क्यों देते हैं दोस्तों, एंटी वायरल ड्रग्स जो हमारे पास में हेपेटाइटिस बी था, हेपेटाइटिस सी था, हेपेटाइटिस डी था, इसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास में इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हिपेटोरेनल सिंड्रोम। हिपेटोरेनल सिंड्रोम क्या था, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो गई थी हमारे पास में। ठीक है, डिक्रीज हमारे पास में जो है ब्लड सप्लाई होती है, तो इसके लिए IV एल्बुमिन देते हैं एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन देते हैं, जैसे कि टेलिप्रेसिन ये दी जाती है। तो अगर लीवर सिरोसिस का केस है तो उसमें आपने देखा होगा टेलिप्रेसिन जो है वो दिया जाता है, ताकि कम से कम जो है वो हमारे पास में हिपेटोरेनल सिंड्रोम से तो जो है वो बचा जा सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल। ये था हमारे पास में मेडिकल। यहाँ तक मेडिकल में क्या क्या था हमारे पास में, पहला था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, पहला कौन सा था, हेपेटिक लीवर सिरोसिस था। देन उसके बाद में पहला असाइटिक था, पहले तो जनरल मेजर्स था, फिर उसके बाद में असाइटिस कंट्रोल था। उसके बाद में हमारे पास में दोस्तों पोर्टल हाइपरटेंशन एंड वर्सेस था, उसको कंट्रोल करने का था। उसके बाद हेपेटिक एंसेफेलोपैथी कंट्रोल करने का था। उसके बाद कोगुलेशन कंट्रोल करने का था। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल करने का था, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एंड हिपेटोरेनल सिंड्रोम को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में सर्जिकल। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट आपको पता है एक ही सर्जिकल मैनेजमेंट है, क्या है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। जितना छोटा नाम है उतना ही जो है वो मेजर प्रोसीजर है। ये कब किया जाता है, तो नॉर्मल आपको पता है एक्यूट स्टेज के अंदर तो हमारे पास में लीवर खुद से ही जो है वो उसको जनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोनिक कंडीशन आ गई है तो लीवर उसको जनरेट करने की कोशिश नहीं करता है, मतलब उसकी पावर नहीं रहती है। तो फिर हमारे पास में एक ही ट्रीटमेंट बच जाता है, दैट इज कॉल्ड लीवर ट्रांसप्लांटेशन। कहने में बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों आजकल हर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ईजी हो चुका है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा इजी है, बट लीवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत बहुत डेंजरस चीज है। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एंड स्टेज लीवर डिजीज, जब हमारे पास में एंड स्टेज लीवर डिजीज आती है तो उसके बाद हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, और ये डेफिनेटिव होता है। और ये हो गया हमारे पास में सर्जिकल और एडवांस ट्रीटमेंट। क्लियर है। अब ले लेते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट, लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट लेते हैं, फटाफट इसकी समरी करेंगे एंड टॉपिक को फिनिश करेंगे। पहले बड़ा टॉपिक हो गया, क्या कर सकते हैं, टॉपिक ही बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइन करेंगे, एब्डोमिनल गर्थ चेक करेंगे ताकि असाइटिस कितना है उसके बारे में पता लगेगा, डेली वेट चेक करेंगे, इसकी वजह से एडिमा कितना था उसके बारे में जो है वो पता चलेगा। क्लियर है। तो एब्डोमिनल गर्थ जो है हमारे पास में असाइटिस की कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए, डेली वेट जो है हमारे पास में एडिमा को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड ऑब्जर्व फॉर जॉइंडिस ब्लीडिंग एंड कंफ्यूजन।
क्लाइंट के अंदर जो है वो जॉइंडिस तो नहीं है, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता ही है दोस्तों, बिलीरुबिन लेवल चेक करके कर सकते हैं, या स्क्लेरा वगैरह जो है वैसे ही येलोइश हो जाएगी, स्किन येलो हो जाएगी। ब्लीडिंग, थोड़ा सा भी चोट लगेगा, अगर हमारे पास में ब्लड नहीं रुकेगा, वो सारी चीज़ देख सकते हैं। कन्फ्यूजन कि हेपेटिक एनसेफेलोपैथी तो नहीं हो चुका, वो सारी चीज़ें हम जो है वो असेसमेंट करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। ठीक, अब आपको बताइए हमने असेसमेंट कर लिया, अब डायग्नोसिस आपको सारे, ऐसा कोई डायग्नोसिस मैंने क्यों नहीं लिया, ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं है जो लीवर सिरोसिस के अंदर नहीं बनता, सारी चीजें तो अफेक्ट हो रही है। बॉडी वेट अफेक्ट हो रहा है, एडिमा हो रहा है, स्किन इंटीग्रिटी ये हो रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट ये हो रही है, देन ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये हो रहा है, पेन यहाँ पे हो रहा है, देन बिलीरुबिन लेवल यहाँ पे इंक्रीज, सब चीजें तो हो रही है। इसलिए डायरेक्ट हम आ जाते हैं इंटरवेंशन पे। तो इंटरवेंशन में वन बाय वन करेंगे। न्यूट्रिशन लेवल पे हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील देते हैं, मतलब कि खाना देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, एक साथ नहीं देंगे। एक साथ देने से क्या होगा, लीवर पे जो है वो लोड पड़ेगा, और लीवर पे तो हमें लोड डालना ही नहीं है। इसलिए प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट जो हो मील देते हैं। साथ के साथ हम क्या करते हैं, लो सोडियम, मॉडरेट प्रोटीन एंड विटामिन रिच हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो दी जाती है। लो सोडियम क्यों, ताकि असाइटिस की कंडीशन ना हो। मॉडरेट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो हो हमारे पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो पता। और विटामिन रिच तो देते हैं क्योंकि विटामिन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। नेक्स्ट, फ्लूइड बैलेंस में हम क्या करते हैं दोस्तों, मॉनिटर इनटेक आउटपुट करेंगे, जरूरी भी है असाइटिस के लिए भी एज वेल एज एडिमा के लिए भी। एंड रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इफ एडिमा एंड असाइटिस इज प्रेजेंट। अगर किसी क्लाइंट को एडिमा या असाइटिस प्रेजेंट है सिरोसिस ऑफ लीवर में, तो हमारे पास में हम उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड कर देंगे, मतलब फ्लूइड ज्यादा नहीं देंगे, आउटपुट ज्यादा करेंगे, इनटेक जो है वो कम रखेंगे। तो ये होगा फ्लूइड बैलेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्किन केयर के लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है जब हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाता है तो ईचिंग शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्किन केयर के लिए हमारे पास में रिलीव ईचिंग, ईचिंग को जो है वो हम कंट्रोल करते हैं, या ईचिंग को जो है वो रोका जाता है। कैसे, यूज माइल्ड सोप, मतलब बहुत कम साबुन लगाते हैं, या कैलामीन लोशन जो है वो लगाया जाता है। एंड कीप नेल शॉर्ट, नेल नाखून जो है वो शॉर्ट रखे जाते हैं, क्योंकि जब खुजाओगे तो वहां पे देखो डबल डेंजर्स है। आप खुजाओगे तो ऑलरेडी वहां पे प्यूरेटिस है, तो आप ज्यादा खुजाओगे, और ज्यादा खुजाओगे और ज्यादा खुजली होगी, क्योंकि ऑलरेडी वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है तो प्यूरेटिस होगा ही होगा। साथ के साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी है, तो अगर आप ज्यादा खुजाओगे, अगर ब्लड वहां से निकलने लग जाएगा ना, तो फिर उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। नेक्स्ट, प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को प्रिवेंट कैसे करोगे दोस्तों, आईएम इंजेक्शन जो है वो हम नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। सॉफ्ट टूथब्रश जो है वो हम यूज में लेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजर काम में लेता है, उस डायरेक्ट जो है वो उससे नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजर से करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजर जो है वो थोड़ी ऊपर ऊपर चलती है, तो वो सारी चीजें करेंगे। साथ के साथ अगर जरूरत पड़ी तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो डॉक्टर ने एडवाइस किया वो देंगे। एंड विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। मेंटल स्टेटस के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता ही है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी होता है, मतलब अमोनिया जो है वो बढ़ चुकी है, तो अमोनिया को जो है वो हम असेस करेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम बाउल वॉश करेंगे, रामबाण इलाज है। और वो अमोनिया को असेस कैसे करते हैं, इसके लिए फ्लैपिंग ट्रेमर टेस्ट होता है, असेस फॉर साइन ऑफ हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। ठीक है, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी है जिसमें कंफ्यूजन एंड फ्लैपिंग ट्रेमर हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर कोई क्लाइंट जो है वो सिरोसिस ऑफ लीवर से सफर कर रहा है, क्या चीज, सिरोसिस ऑफ लीवर से सफर कर रहा है, और सिरोसिस ऑफ लीवर से सफर करने के बाद में उस क्लाइंट के अंदर हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो चुकी है। क्या हो चुकी है दोस्तों, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो चुकी है, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो चुकी है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्लैपिंग ट्रेमर टेस्ट किया जाता है। अब ये फ्लैपिंग ट्रेमर टेस्ट क्या होता है, इसमें हम क्लाइंट को सीधा खड़ा कर देते हैं, राइट, ऐसे ऐसे सीधा खड़ा करते हैं। देन उसको हाथों को इस तरीके से किया जाता है, मुझे थोड़ा सा ऐसे होना पड़ेगा वरना आपको दिखेगा नहीं, राइट, ऐसे जो है वो सीधा खड़ा कर दिया जाता है, और ऐसे जो है वो खड़ा करते हैं। तो अगर नॉर्मल जो है वो जिसको हेपेटिक एनसेफेलोपैथी नहीं है तो बिल्कुल ऐसे रहेंगे, लेकिन जिसको हेपेटिक एनसेफेलोपैथी है उसके हाथ ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, इसके हाथ ऐसे करेंगे, दिख रहा है, ठीक है, ये लो मैं दोनों हाथों को इस तरीके से हाथ जो है वो ऐसे करेंगे, जिसको बोलते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर्स, जो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में पेशेंट एजुकेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो पेशेंट को एजुकेशन करने के लिए अवॉइड अल्कोहल एंड हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, उसको हम बताएंगे कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि अगर अल्कोहल लोगे तो ज्यादा लीवर सिरोसिस होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आ जाएगी।
ठीक है। और हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है वो नहीं लेनी है, जैसे कि NSAID है, पैरासीटामोल नहीं लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर फॉलो अप ऑफ वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी के जैसे वैक्सीन लगते हैं, आपको बताइए। तो हेपेटाइटिस बी की वजह से जो हो हमारे पास में लीवर सिरोसिस हो रहा है, तो वैक्सीनेशन के लिए उसको प्रमोट करेंगे कि आपको टाइमली जो हो वो या टाइम टू टाइम हेपेटाइटिस बी के जो हो वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये हमारे पास में होगा पेशेंट एजुकेशन। अब बात करते हैं हमारे पास में प्रोग्नोसिस, कि किसी को जो है वो सिरोसिस ऑफ लीवर हो चुका है तो कितने % जो है वो हमारे पास में संभावना है वापस रिकवर होने की। तो दोस्तों प्रोग्नोसिस टोटली डिपेंड होता है कि इस लीवर सिरोसिस जो है वो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास में जो कंपनसेटेड लीवर सिरोसिस होता है उसको तो हम आसानी से जो है वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो डीकंपनसेटेड लीवर सिरोसिस होता है उसका जो है वो प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं है। तो प्रोग्नोसिस इज टोटली डिपेंड ऑन कोज एंड स्टेज। ठीक है, लीवर सिरोसिस का क्या कोज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, देन हमारे पास में कौन सी स्टेज के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अर्ली स्टेज में है तो जल्दी से रिकवर हो जाएगा। मान लो कोई क्लाइंट जो है वो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स या फिर हम कहें जैसे हेपेटाइटिस की वजह से जो है लीवर सिरोसिस है, तो आप हेपेटाइटिस को इन्फ्लामेशन को ठीक कर दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन लीवर सिरोसिस जो है वो हमारे पास में अल्कोहल की वजह से है, तो अल्कोहल की वजह से तो जो 20-25 साल अल्कोहल पिए तो जल्दी से वो ठीक नहीं होगा। तो डिपेंड ऑन कोजेज एंड स्टेज, स्टेज एंड कोज के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है कंपनसेटेड सिरोसिस। कंपनसेटेड सिरोसिस का मतलब जो मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि हमारे पास में जब सबसे पहले हेपेटोसाइटिस सेल्स जो है वो हमारे पास में डैमेज होती है, हेपेटिक सेल्स डैमेज हुई, देन उसके बाद वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। स्कार फॉर्मेशन तक जो है वो हमारे पास में लीवर उसको वापस से ठीक कर सकता है। लेकिन एक बार जो है वो हमारे पास में नोड्यूल्स बन गए या नेक्रोसिस बन गया, उसके बाद उसको ठीक नहीं कर सकता। तो अगर कंपनसेट स्टेज में है या कंपनसेटेड लीवर सिरोसिस की कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में बेटर प्रोग्नोसिस है, यानी कि क्लाइंट को ठीक करने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि लीवर भी कोशिश कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। डीकंपनसेटेड स्टेज का मतलब लीवर सिरोसिस में चला गया है। ठीक है, तो अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है ये पुअर प्रोग्नोसिस है अनलेस ट्रांसप्लांटेशन। अगर लीवर सिरोसिस में चला गया है तो बहुत कम चांसेज है और फिर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है, अदरवाइज तो फिर लीवर कैंसर में जो है वो चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रिवेंशन, यानी कि सिरोसिस ऑफ लीवर से आप कैसे बच सकते हो। तो सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आपको पता ही है कैसे बच सकते हो। अल्कोहल मत लो, अच्छी तरीके से वैक्सीन लो हेपेटाइटिस बी वगैरह के, जो ड्रग्स हैं जैसे पैरासीटामोल NSAID वो मत लो, मेंटेन रखो अपने वेट का, देन उसके बाद में कंटिन्यूस जो हो वो चेकअप कराते रहो। जो हिपेटिक बाइलरी डिजीज है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको मत होने दो, अगर हो गया तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट करो, कोलिसिटाइसिस या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट है उसको ठीक करो। तो ये तो प्रिवेंशन है, अगर ये करोगे तो फिर सिरोसिस ऑफ लीवर होगा ही नहीं। तो देखो पहला आ जाता है अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। बहुत अच्छी बात कही है, अवॉइड एक्सेसिव मतलब अल्कोहल तो पी लो बट एक्सेसिव अमाउंट में मत पियो, लेकिन वो एक्सेसिव पी जाती है, छक के पी जाती है, राइट। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि अल्कोहल जो हो अवॉइड करो। देन उसके बाद वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी। ठीक है, वैक्सीनेशन करो हेपेटाइटिस बी के लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर सिरोसिस कोज करता है। एंड सेफ सेक्स प्रैक्टिस, अवॉइड नीडल शेयरिंग। नीडल शेयरिंग सेक्स जो है वो प्रैक्टिस सेफ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो ट्रांसफर होता है हेपेटाइटिस बी। देन मेंटेन हेल्दी वेट, प्रिवेंट NAFLD। NAFLD क्या था, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ठीक है, यानी कि बिना अल्कोहल की वजह से हमारे पास में जो लीवर डिजीज हो रही थी और उसका मेन रीजन था ओबेसिटी, तो वेट को कंट्रोल करो। एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस एंड बाइलरी डिजीज। हेपेटाइटिस का जल्दी ट्रीटमेंट करो और बाइलरी डिजीज का जल्दी ट्रीटमेंट करो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे मत होने दो। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे पास में सिरोसिस ऑफ लीवर डिजीज जो है वो फिनिश होती है। डिजीज बहुत बड़ी थी, कोशिश मैंने की थी बहुत जल्दी करवाने की, फिर भी जो है वो टाइम हो चुका है। आपकी तरफ से ये बताइए कि आपको ये डिजीज कैसे लगी, कितना जो है वो समझ में आएगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।